Hi, good morning, Prateek. All right, good morning. So I think most of the students have joined in. Great. ठीक है, so कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसका मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ. हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा था, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट होते हैं, एंड द रिलेशनशिप वाज डेल्टा जी was equal to minus NFE. ठीक है, delta G was the energy available with the reaction under constant temperature pressure conditions, which gets converted into electrical work. ठीक है, then इसमें एक एक जो टर्म है उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी था, एंड स्पेशली यहाँ पर जो n का वैल्यू है, ठीक है, दैट वाज क्वाइट क्रूशल. n जो था उसका क्या वैल्यू रहेगा वो मैंने आपको बताया था कि अगर फुल रिएक्शन होगा तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो n रहेगा, और अगर हाफ रिएक्शन है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो उस रिएक्शन का n का वैल्यू रहेगा. एंड बेस्ड ऑन दिस अगर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन में है तो हम लोगों ने देखा था दैट किस तरीके से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट करना होता है. इसकी बेसिस पे मैंने आपको एक दो एग्जांपल कराए थे, एंड देन एप्लीकेशंस कराते हुए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेल का ई नॉट हमें पता है तो हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, एंड वो रिलेशनशिप भी मैंने आपके सामने लिखा था, एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करे थे. एंड देन सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस किया था जो कि काफ़ी क्रूशल था, कि अगर हमें कोई दो इलेक्ट्रोड्स का ई नॉट पता है, दो हाफ सेल का ई नॉट पता है, तो हम एक और हाफ सेल रिएक्शन का ई नॉट निकाल सकते हैं. बस थोड़ा सा इनको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत होती है, एंड उसमें हम लोगों ने सीखा था
कि डेल्टा जी नॉट को मैनिपुलेट करा जाता है, ई नॉट को नहीं, ठीक है। एंड उसके ऊपर हमने एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करे थे। सो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एज पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल। एंड इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं आप लोगों के साथ में आगे का डिस्कशन करूं तो भी वी विल हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूं, यहां पर आप ऑब्जर्व करना। सो ये क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से, एक मिनट, लेट मी टेक दिस अवे। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डिस्कस किया था, उसी में मैं एक और एप्लीकेशन, ठीक है, वैसे तो ये ऐसा नया एप्लीकेशन नहीं है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको आगे कई जगह काम आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल और, एक मिनट यहाँ पर देखना आप, तीन चीजों के बीच में रिलेशनशिप रहेगा। एक ई नॉट ऑफ मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जैसे फॉर एग्जांपल Ag प्लस से Ag जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, SRP ऑफ अ मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, या मेटल आयन भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, मेटल आयन या मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। देन ई नॉट ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। मान लो आप जो इनसॉल्युबल सॉल्ट ले रहे हो वो है से AgCl, ठीक है। आप AgBr भी ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। मान लो मैंने AgCl ले लिया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ई नॉट AgCl Ag, ये इसका SRP होगा, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, इन दोनों का वैल्यूज भी अलग अलग होता है। इफ यू वांट, एक बार मैं आपको वापस से अपनी उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिखा देता हूँ, ठीक है। नोटिस करना, हम लोगों ने ये देखो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ा था, इसमें नोटिस करना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला आप नोटिस करना, ये वैल्यू किसका था, ये मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का था। और ये वाला वैल्यू ये किसका है, ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का है, ठीक है। ये दो अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व करना अब, तो यहां पर मैं बता रहा हूं इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा निकलेगा। एंड KSP ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो भी हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है यहाँ पर AgCl, उसका KSP कैसे निकलेगा। तो ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना। अगर मैं पहले वाले ई नॉट के बारे में बात करूं, ठीक है, इसका इक्वेशन होगा Ag प्लस aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग AgCl सॉलिड, है ना। ये हो गया आपका A नॉट Ag प्लस Ag। अगर मैं दूसरे वाले के बारे में बात करूं, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का, तो उसका SRP का रिएक्शन क्या होता है, AgCl solid plus electron is giving Ag plus aqueous plus
Cl माइनस aqueous, ठीक है, नॉट एच, सॉरी नॉट Ag प्लस aqueous, Ag सॉलिड, हाँ सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस aqueous, ये रहेगा E नॉट AgCl Ag का, ठीक है। एंड जो तीसरा है KSP, वो कैसा रहता है, AgCl solid is giving Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous, है ना। यार मैं क्या लिख रहा हूँ, ये Ag solid है, राइट, मैंने तीनों एकदम ठीक है, अभी मैंने सही लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये KSP वाला इक्वेशन रहेगा। सो ये तीन इक्वेशन आपको समझ में आए। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, तो क्या आप वो मैनिपुलेशन करके मुझे दिखा सकते हो? 1, 2 एंड 3, तो अगर मैं 1+3 कर रहा हूं तो वो 2 बन रहा है क्या? अगर मैं 1+3 कर रहा हूं तो वो 2 बन रहा है, दिख रहा है आपको? सो अब इसमें कैसा रहेगा, डेल्टा G02 शुड बी इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G03, ठीक है। डेल्टा G01 कैसे मैं लिख दूंगा, -1 इंटू एफ इंटू E02, है ना, जो भी इसका E0 है, यहाँ पर E0 कितना रहेगा, AgCl Ag, डेल्टा G01 कैसा रहेगा वापस, -1 इंटू एफ इंटू E0 ऑफ Ag प्लस Ag, ठीक है। एंड डेल्टा G03 को मैं लिख सकता हूँ -RT ln KSP, ठीक है। डेल्टा G0 ऐसे लिखते हैं ना, एक तो -NF लिख सकते हैं या फिर -RT ln KSP लिख सकते हैं। तो मेरा ये सिंप्लीफाई करने पे क्या फॉर्मूला आ गया, E0, नोटिस करना, E0 AgCl Ag इज इक्वल टू E0 Ag प्लस Ag प्लस RT बाय NF ln KSP। ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया जो मैं आगे भी कई बार यूज करूंगा, ठीक है। n का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर क्या रहेगा, n का वैल्यू इज 1। अच्छा, KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है ना, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका, ये जो AgCl सॉलिड होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1, ठीक है। तो जो KSP होता है वो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है बेसिकली, उसको हम लोग KSP बोलते हैं। ऐसे इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए उसको हम लोग बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये आपका SRP ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये आपका SRP ऑफ मेटल सॉल्युबल सॉल्ट बोल लो या मेटल आयन बोल लो,
ठीक है, एंड ये आपका हो जाएगा KSP ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, इनके बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये कई बार आपके सामने आ जाए तो आप फटाफट कैलकुलेशंस करके इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन हो गया। ठीक, लेट मी सी, एक आध क्वेश्चन अगर कहीं पर रहेगा तो मैं आपसे सॉल्व करवाता हूँ। जैसे ये 45 वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, मैं एक बार इसको स्निप कर लेता हूँ। हम्म ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको कैसा समझ में आएगा दैट ये जो पहला वाला है, ठीक है, ये जो पहला टू वाला इक्वेशन, हाँ बोलो। 2+3 करके नीचे हाँ वाले। राइट, या तो आप अब एकदम जैसे ही मैंने पहले बताया था कि इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, 2+3 करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। या तो वैसे जाओ, और या फिर अपन ने फॉर्मूला याद कर लिया ना ये वाला, तो ये फॉर्मूला याद करने की वजह से अब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये देखो, ये जो है ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का SRP है। ठीक है, और ये किसका है, ये मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का SRP है। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशनशिप मुझे आता है, इनके बीच का रिलेशनशिप मैंने अभी जस्ट सीखा ही है, दैट E नॉट ऑफ दिस MX2M इज इक्वल टू E नॉट ऑफ M2 प्लस से M, ठीक है, प्लस RT बाय NF लॉन KSP। ठीक है, अब ये वैल्यू मुझे पूछी जा रही है कि ये वैल्यू कितनी रहेगी, ये वैल्यू मुझे 0.1 दी जा रही है, एंड मैंने पढ़ा है RT बाय NF 0.05 अपॉन N होता है 298 केल्विन पर, है ना। और N का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, N का वैल्यू 2 रहेगा इंटू लॉन KSP। तो अब ये किससे मैच कर रहा है, ये आप देख सकते हो कि ये A ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, लॉन सॉरी गड़बड़ हो गया, ये लॉन की जगह लॉग हो जाता है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपका एक्चुअली आंसर B ऑप्शन से मैच कर रहा है।
समझ में आया? बी से कैसे मैच कर रहे हो? माइनस साइन को मैं अंदर ले लूंगा लॉग के, तो 1/KSP का KSP हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर लिया। मैं ये फॉर्मूला आपको क्यों यूज करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार इतना डिटेल में इक्वेशन लिख के नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखो मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। जैसे 58 वाला है, उसमें भी वैसे इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, 58 वाले में भी इक्वेशन दे दी है आपको। या फिर देखो इधर FBS में मिलता है अगर कोई। तो इसमें भी नहीं दिख रहा है। ये है, बट ये चलो ये कंसंट्रेशन सेल के टाइम पे मैं बताऊंगा ये वाला पार्ट। यहाँ पे भी एक्चुअली डायरेक्ट है, बट ये कंसंट्रेशन सेल के बाद ही बता पाऊंगा। ठीक है, लेट इट बी। इसमें एकदम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर आपको समझ में आएगा जैसे ही 58 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये ऊपर वाला जो है वो क्या है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। नीचे वाला मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, और KSP पूछा है। तो आपको उन तीनों के बीच का रिलेशनशिप याद रखना है। ठीक है, मैं आपको वही बोलूंगा कि वैसे तो मैंने आपको सिखाया है कि इक्वेशन को मैनिपुलेट करके कैसे करना है, पर ये वाला मैं आपको स्पेशली बोलूंगा दैट इसको याद रख लो। ठीक है, ये आगे भी कई जगह मुझे काम आने वाला है, इसके लिए मैं आपको इसको बोल रहा हूँ, याद रखो। ठीक है, ऑलराइट। सो अब थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल्स को ही कंटिन्यूटी में रखते हुए आगे पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी an important concept called as Nernst equation. NERNST, Nernst equation. Now अभी तक आप नोटिस करना, जितने भी ऊपर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, ये वाला क्वेश्चन या पिछली क्लास में जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आप अपने नोट्स में भी देखना। ठीक है, सब में आप नोटिस करोगे कि मैंने ई नॉट का डेटा दिया है। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड डेटा ही आपको दिया है और कैलकुलेशन करवाया है, सारे क्वेश्चंस जितने भी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर अगर सेल मेरा नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में हुआ, तो क्या मैं उसका ई का कैलकुलेशन कर पाऊंगा? दैट इज व्हाट नर्स्ट इक्वेशन इज। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा सेल था, जिंक इलेक्ट्रोड है, एंड जिंक 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर है। ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, और ये कॉपर 2+ आयन का तो सोल्यूशन स्पेलिंग क्या है? 1 मोलर है, और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये कैसा था, स्टैंडर्ड स्टेट में था, तो आपने ई नॉट सेल निकाल लिया। बट मान लो मैं अब बोल रहा हूँ कि अब स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। ठीक है, ये जो जिंक है वो 0.1 मोलर है एंड कॉपर 0.2 मोलर है, तो फिर ई सेल क्या होगा, क्या आप निकाल सकते हो? ठीक है,
अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो वही चीज अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, सिंस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ये कैसा हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंड अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है तो उसमें हम लिखते हैं डेल्टा जी एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू। ये रिलेशनशिप आपको याद है, ये आपने कहां पर पढ़ा था, दिस वाज समथिंग दैट यू स्टडीड इन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, कि किस तरीके से हम लोग डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यू क्या होता है यहाँ पर, क्यू इज रिएक्शन कोशेंट। ये याद है कि नहीं याद है, इसका डेरिवेशन नहीं करवाया होगा, इसका डेरिवेशन अगेन थोड़ा डिफिकल्ट है, वो वापस से हायर थर्मोडायनेमिक्स में चला जाता है, तो इसका डेरिवेशन नहीं कराया है। ये आपको जरूर बताया होगा कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का रिलेशनशिप लेकिन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट। तो मेरा रिलेशनशिप हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ लॉन क्यू। दिस will be an important relationship. This is what is called as Nernst equation, ठीक है। दिस सर इज वो योर, क्या आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई, बोलो। वो एल एन है ना सर, हाँ, वो लॉक हो जाएगा ना। नहीं वो लॉग अब मैं करूंगा, अभी मैं लॉग करूंगा। अगर 298 केल्विन पर हम लोग करेंगे, ठीक है, 298 केल्विन पर हम लोग करेंगे तो तभी इस, होता है क्या सर? नहीं आप पहले भी कर सकते हो ना, आपको अगर इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन 2.303 एन एफ लॉग क्यू। नहीं सर, उसके पहले जो रिएक्शन आई थी ना, उसमें आर टी अपन एन एफ आया था, तब तो लॉग के लिया था ना सर। ये वाला कह रहे हो, हाँ उसमें। हाँ तो ये मैंने क्या करा था ना, ये मैं 298 केल्विन पर, ये तो क्या हो गया, ये तो जनरल है एट एनी टेम्परेचर, बट एट टी इक्वल टू 298 केल्विन पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, ये मैंने आपको बताया था, ओके दैट सर। आर टी बाई एन एफ, एंड ये जो डिनोमिनेटर में 2.303 है, दिस कैन बी रिटन एज 0.059 बाय एन, ओके सर। ठीक है। सो यहाँ पर भी ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये तो किसी भी टेम्परेचर के लिए वैलिड है, ठीक है। बट अगर मैं 298 केल्विन लिख देता हूँ 298 केल्विन पर, तो फिर मैं आर का वैल्यू भी डाल देता हूँ, एफ का वैल्यू भी डाल देता हूँ, तो मेरा रिलेशनशिप बन जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, ठीक है। लॉन को मैं लॉग में भी कन्वर्ट कर दूंगा, बट ये कहाँ पर वैलिड है, 298 केल्विन पर ही, ठीक है। अगर जनरल टेम्परेचर पे चाहिए तो फिर ये वाला इक्वेशन देख लो, ये जनरल टेम्परेचर पे रहेगा, लॉन को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फुल सेल रिएक्शन
ठीक है, फुल सेल के लिए भी वैलिड है एज वेल एज हाफ सेल के लिए भी वैलिड है, दोनों के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या बता देता है हमें कि अगर मेरा रिएक्शन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो मैं उसका ई कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनली। ठीक है, इससे मैं एक दो क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा दैट दिस इज वेरी इजी टू अप्लाई एंड अंडरस्टैंड। सो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, डिटरमाइन ई सेल। ठीक है, डिटरमाइन ई सेल, और सेल आपको दिया हुआ है इस तरीके से, जिंक सॉलिड, जिंक 2+ एक्वस, और ये दिया हुआ है 0.1 मोलर। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। देन सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ एक्वस, एंड ये आपको दिया हुआ है मान लो 0.01 मोलर। ठीक है, एंड कॉपर सॉलिड, ये आपके सामने सेल है, और आपको ई नॉट दिए हुए हैं। ठीक है, ई नॉट Zn 2+ से Zn इज -0.74 वोल्ट, एंड ई नॉट Cu 2+ से Cu इज +0.34 वोल्ट। ये इतना इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, इससे आप ई नॉट निकालने का कोशिश कर सकते हो। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, वैसे तो आप खुद से कर सकते हो ट्राई, बट एक बार के लिए पहले मैं आपको एक मेथड सिखा देता हूँ कि मेथड क्या यूज करना चाहिए, उससे आपको आगे काफी कन्वीनियंस होगी। ठीक है, उससे आप आगे देख पाओगे कि मुझे किस तरीके से कन्वर्जन करना रहेगा। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप 1, राइट रिएक्शंस। ठीक है, आप एनोड का रिएक्शन लिखो, कैथोड का रिएक्शन लिखो, एंड ओवरऑल रिएक्शन लिखो। ठीक है, सो एनोड पे रिएक्शन होगा, जिंक सॉलिड इज गिविंग जिंक 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर। कैथोड पर रिडक्शन होगा, कॉपर 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग कॉपर सॉलिड। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन विल बी जिंक सॉलिड plus copper 2+ aqueous is going to give you zinc 2+ aqueous plus copper solid, है ना। अच्छा, देन इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट n एंड q। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, n विल बी 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, है ना, फुल सेल के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए, 2। और q का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, q will be equal to zinc 2+ का concentration raised to the power of 1 into solid का activity तो अपन 1 लेते हैं ना, solid का activity 1 लिया जाता है ना, upon Cu2+ का concentration raised to the power of 1 उसका कोफिशिएंट जो है, एंड जिंक सॉलिड का एक्टिविटी भी 1 लेंगे, तो ये क्या हो गया 0.1 अपॉन 0.01, ये आ गया आपका 10। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है कि जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है एंड कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है। ठीक है, तो आपने स्टेप 2 भी कर लिया। अब आप स्टेप 3 पर आ जाओ। स्टेप 3 होगा आपका कैलकुलेट ई नॉट सेल। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ई नॉट सेल क्या होगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। क्या ये डेटा आपको दिए हुए हैं, हाँ एकदम सिंपल क्वेश्चन ही है, तो डेटा सब दिया हुआ है। तो कैथोड पर ही आ जाएगा कॉपर वाला इलेक्ट्रोड और एनोड पे रहेगा जिंक वाला इलेक्ट्रोड, इनके SRP निकाले तो ये 1.1 वोल्ट आ जाता है। ग्रेट। अब
आप स्टेप 4 पे आ जाओ, दैट इज अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन एंड आप देखोगे ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। ठीक है, मैंने बोला नहीं यहाँ पर कुछ भी, बट अगर टेम्परेचर मैंने दिया नहीं है तो फिर आप 298 केल्विन मानना। इसमें मैंने टेम्परेचर नहीं दिखाया ना क्वेश्चन में कितना है, तो फिर 298 मान लेना। सो 298 केल्विन पर ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.05 बाई एन इंटू लॉग क्यू, ये हो जाएगा 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग 10। ये समझ में आया? तो ये वैल्यू को अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, 0.059 डिवाइड बाय 2 माइनस 1.1, तो ये आपका 1.07 लगभग 1.07 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया? मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, इसमें कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। ये सर सेकेंड स्टेप फिर से बताएं। हाँ, सेकेंड स्टेप में अपन n और q, ठीक है, ये दो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। n मैंने आपको ऊपर बताया था दैट n मतलब क्या होता है, अगर फुल सेल इलेक्ट्रॉन दैट इज जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं जब फुल सेल के रिएक्शन लिख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए, यस ये सर। यहाँ है ना, तो उससे n का वैल्यू मेरा 2 आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर q कैसे लिखते हैं, ये तो रिएक्शन कोशेंट लिखना आता है आपको? रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का? यस सर, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट। रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, ओके सर। है ना, उसमें कोफिशिएंट भी पावर में चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 है तो इससे फर्क नहीं पड़ा। और जो सॉलिड होते हैं उनका अपन लोग 1 लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और जो एक्वा स्पीशीज होते हैं उनका जो भी मोलारिटी होगा वो अपन लोग लिख देंगे, है ना। और ये वैल्यूज अपने को क्वेश्चन में दी हुई हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये 0.1 मोलर है जिंक 2+ एंड कॉपर 2+ 0.01 मोलर है, तो उनको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, सो ये स्टेप बाय स्टेप मेथड आप फॉलो करोगे तो आपको कई बार इजीली क्वेश्चंस आ जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं, चलो एक, सर स्टेप 3 और स्टेप 4 नोट करना है। हाँ हाँ नोट कर लो। डन सर। है ना, तो चलो एक आध क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, ट्राई करेंगे। ठीक है, नर्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। चलो ये 43 वाला कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका पूरा का पूरा मेथड का प्रैक्टिस हो जाएगा। हम्म,
सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। आया कुछ आंसर? देखो रिएक्शन तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, ये एज इट इज ही रिएक्शन है। Cu2 plus aqueous plus 2Cl minus aqueous plus 2Ag solid is giving copper solid plus 2AgCl solid। ठीक है, अगर मैं आपको इसमें देखने के लिए बोलूं तो कैसा हो रहा है, कॉपर +2 से 0 जा रहा है, ठीक है, या फिर सिल्वर 0 से +1 जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन
एंड सिल्वर के साथ में भी क्या हो रहा है, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम है ना क्योंकि, तो यहाँ पर इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। अच्छा फिर Q का वैल्यू रहेगा, देखो कॉपर सॉलिड का तो एक्टिविटी अपने को 1 लेना है, AgCl भी 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट अपॉन Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, एंड जो Ag सॉलिड है उसका भी एक्टिविटी 1 लेना पड़ेगा, है ना। तो ये अब आपको दिया हुआ है डेटा दैट कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 3.5 मोलर है एंड Cl माइनस का 1.7 मोलर है। तो आपका स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हो गया, है ना। अच्छा स्टेप 3 भी आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, E नॉट 0.12 वोल्ट दिया हुआ है डायरेक्टली, E नॉट दिया हुआ है सेल का, तो बस अब आपको नर्स इक्वेशन अप्लाई करना है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय n इंटू लॉग क्यू, ठीक है। तो ये 0.12 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग 1 अपॉन 3.5 इंटू 1.7 का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन में ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आप थोड़े अटक गए होगे, ठीक है, पर एटलीस्ट इतना तो आया आपको, यहाँ तक तो आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे कैलकुलेशन, चलो ठीक है बात की बात है, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। बताओ जरा, फीडबैक दो। नहीं भूषण, आवाज नहीं आ पाई तुम्हारी, कट गई बीच में ही। कैथोड और एनोड के रिएक्शन में प्रॉब्लम है। नहीं तो वो इसमें अभी, ओवरऑल रिएक्शन दी थी वो नहीं यूज। अच्छा तो आपको अच्छा आप इसको ओवरऑल को पहले कैथोड और एनोड में ब्रेक करने लग गए। यस सर। हाँ तो आप कर सकते हो ना, वैसे भी कर सकते हो, देखो इसको अगर आपको ब्रेक करना रहा तो यहाँ पर आप नोटिस करना ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है, ठीक है। सो Ag सॉलिड और इसके साथ में ये कौन सा होगा, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होगा, ये AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसा बनेगा, ठीक है। और कैथोड पर Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Cu सॉलिड, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। ये एनोड कैथोड रहेगा, फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो फिर आपका ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। पर इस केस में आपको एनोड कैथोड में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ना, यस सर। क्योंकि अपने को तो ओवरऑल रिएक्शन ऑलरेडी दे दी है, वो तो जब ओवरऑल रिएक्शन नहीं दी होती है तो फिर मैं उसको क्या करता हूँ, पहले एनोड लिखता हूँ कैथोड लिखता हूँ फिर उसको ऐड करके पूरा रिएक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसमें आपको काफी चीजों की हेल्प मिल गई, इसमें आपको रिएक्शन डायरेक्टली मिल गया, ई नॉट का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया, तो आपको थोड़ा सा आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, एंड ये 44th वाला ही कर लो चलो, ठीक है। वापस से कैलकुलेशन में मत अटकना, एक बार बस मुझे इतना बता देना कि स्टेप्स अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा अटक जाओगे क्योंकि लॉग की कैलकुलेशंस है, डेटा इतना अच्छा नहीं दे रखा, ठीक है। वापस से पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, देखो जरा क्या क्या बैठता है बनता है, ठीक है। इसमें ये NO3 माइनस जो है वो एक्वस है, H प्लस जो है वो एक्वस है, Ag प्लस है वो एक्वस है, NO गैस है और ये H2O तो लिक्विड रहेगा, ठीक है। वो मेंशन करा नहीं है क्वेश्चन में बट आई थिंक वो काफी ऑब्वियस भी है।
आपले फेसबुक माहेर जायचं तर जोडीदार सला समजा असले आया आप लोगों को समझ में? इसमें एन एन का वैल्यू कितना आ रहा है, चलो ये बताओ दो पहले रिएक्शन को। 1 हाँ 1 नहीं, देखो ना कितने एटम जा रहे हैं। सिल्वर 0 से +1 जा रहा है, पर कितने एटम जा रहे हैं वो भी देखो ना। तीन एटम जा रहे हैं ना। हाँ सो Ag solid NO3 minus aqueous plus 4H plus aqueous is giving 3 Ag plus aqueous plus NO gas plus 2 H2O liquid। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, अब इसमें देखोगे आप Ag 0 से कहाँ जा रहा है, +1, तो आप कैसे कर सकते हो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, इट गिव्स 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको चाहिए कि नाइट्रोजन से देखना है तो नाइट्रोजन देखना है, +5 से +2 जा रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक्सेप्ट्स 3 इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा बराबर होंगे ना, कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा इनका वैल्यू 3 है। अच्छा, क्यू आप ऑब्जर्व करना, क्यू हो जाएगा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इंटू H2O, तो लिक्विड है उसकी एक्टिविटी को 1 ले लेंगे। ठीक है, अपॉन सिल्वर की एक्टिविटी 1 रहेगी क्योंकि वो सॉलिड है, NO3 माइनस की एक्टिविटी रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट। ये समझ में आया क्यू कैसे लिखेंगे? यस सर। बस अब यहाँ पे वैल्यू डाल देना है। Ag प्लस का वैल्यू रहेगा 0.01 की पावर 3 इंटू, ठीक है, ये ATM में ही लिखना है ना, 0.2 अपॉन NO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 एंड H प्लस, अभी pH बोला है 1, तो H प्लस कितना हो गया 0.1 मोलर है ना। pH 1 मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10 की पावर -1 यानी कि 0.1 मोलर। तो इससे मेरा Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप नोटिस करना, ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 ये आ रहा है। समझ में आया? है ना, 10 की पावर -3 आ रहा है ना, ये हो जाएगा 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -4। ये 2 गया, हाँ 10 की पावर -3 आ रहा है। ठीक है, अब ई नॉट सेल क्या होगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कैथोड क्या है और एनोड क्या है। इस रिएक्शन से बताओ, इस रिएक्शन में आपको 2 ई नॉट दिए हुए हैं ना, ये दोनों ई नॉट दिए हुए हैं, पर इसमें से कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, आप वो रिएक्शन देख के बता सकते हो? NO3 से NO तक कैथोड है और Ag प्लस और Ag एनोड। एकदम सही, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो अब आप यहाँ पे ई नॉट निकाल सकते हो, SRP कैथोड आ जाएगा 0.96 माइनस SRP एनोड है 0.799। ठीक है, तो अब आप ई सेल का इक्वेशन भी लिख सकते हो, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n इंटू लॉग क्यू। तो अब वैल्यू डाल दो अब यहाँ पर,
ये हो जाएगा 0.96 माइनस 0.799, ये आपका ई नॉट हो जाएगा माइनस 0.059, एन का वैल्यू अपन ने 3 देखा, एंड लॉग क्यू विल बी 10 की पावर -3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.96 माइनस 0.799 प्लस 0.059। ठीक है, क्योंकि लॉग 10 की पावर -3 वो -3 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 0.22 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ, बताओ इसमें कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, कहीं पे अटक गए, कुछ प्रॉब्लम? सर पीएच को कैसे निकाल? पीएच पीएच आप लोगों को कैसा रहता है कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस रहता है ना। यस सर। तो यहाँ पर अगर पीएच 1 दिया हुआ है तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 10 की पावर -1 मोलर, है ना। तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 10 की पावर -1 मतलब 0.1, ये वाला। समझ में आया? ऑल राइट, तो नर्स इक्वेशन कैसे करना है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, नर्स इक्वेशन को आप कैसा है, हाफ सेल के ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फुल सेल के ऊपर ही लगाओ, आप हाफ सेल के ऊपर भी लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये 50th क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके लिए लर्निंग रहेगी वो यही रहेगी, दैट नर्स्ट इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू हाफ सेल एज वेल। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना आपको, जिंक 2+ पोटेंशियल के बारे में बात करा जा रहा है, यानी कि जिंक से जिंक 2+ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर N का वैल्यू कितना रहेगा 2, और Q का वैल्यू क्या रहेगा, जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1 अपॉन जिंक सॉलिड जिसका एक्टिविटी अपन 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर नोटिस करना E विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/2 इंटू लॉग जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर दूंगा 10 टाइम्स, ठीक है, तो मान लो अभी C कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और उसकी वजह से E जो आ रहा है वो E1 है। अगर मान लो मेरा कॉन्सेंट्रेशन 1/10 टाइम्स ही हो जाएगा, ठीक है, यही हो गया ना डाइल्यूट, 10 टाइम्स का मतलब कॉन्सेंट्रेशन C/10 हो गया, तो E में कितना चेंज आएगा, तो हम लोग करके देख लेते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं।
तो E1 माइनस E2 कितना आ जाएगा, ये E नॉट तो कट जाएगा, है ना, और अंदर क्या बचेगा 0.059 बाई 2, ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है, लॉग, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना C बाई 10 अपॉन 1 बाई C, ऐसा हो जाएगा, या थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने, 0.059 कॉमन हो जाएगा, माइनस साइन के साथ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर log C, और माइनस माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, 0.059 बाई 2, देखो चलो मैं पूरा अच्छे से करके लिख देता हूँ, माइनस 0.059 बाई 2 log C, माइनस 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 करके ये प्लस हो जाएगा 0.059 बाई 2 इंटू log C बाई 10, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.059 बाई 2 कॉमन हो गया, एंड log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B, ये C कट गया, तो ये कितना बचा 0.059 बाई 2 इंटू log 1 बाई 10 which will be minus 1, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू रफली ये कितना आ रहा है 0.03, तो इसका मेरा आंसर क्या रहेगा, दैट E नॉट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, सॉरी E इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि E1 माइनस E2 नेगेटिव आ रहा है, यानी कि E बढ़ रहा है ना, समझ में आया, इनिशियल माइनस फाइनल नेगेटिव आ गया, या चलो मैं मेरे को फिर ऐसा करना चाहिए था कि मेरे को E2 माइनस E1 ही करना चाहिए था, ताकि आपको E2 माइनस E1 लिखता, तो E2 माइनस E1 में ये इस तरीके से हो जाता, ठीक है, E2 माइनस E1 लिखता, तो उस केस में यहाँ पर क्या बनता, यहाँ पर बनता C अपॉन C बाई 10, ठीक है, और ये प्लस 1 हो जाता और ये प्लस 0.03 होता, ठीक है, तो ये E2 माइनस E1 दिखता आपको, आई थिंक अभी थोड़ा बेटर दिखेगा, तो E2 माइनस E1 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है E इंक्रीजेस बाय 0.03 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाता, ये ऑप्शन। समझ में आया, एक बार देख लो वापस से, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, ये समझ में आया। एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को जिस पे आप अप्लाई करोगे इसको वापस से, देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, E नॉट ऑफ H2S प्लस इज 0, ठीक है, कब ये 0 होता है, व्हेन
partial pressure of H2 is 1 bar and H plus का concentration is 1 molar. ठीक है. What will be the value of E H2H plus when partial pressure of H2 is 0.1 bar? ठीक है. And observe करना, and एसिड सोल्यूशन जो है, ठीक है, उसमें मैं बोल देता हूँ दैट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज 0 पॉइंट और या फिर ऐसे बोल देता हूँ दैट pH ऑफ द सोल्यूशन इज 5. ठीक है, ऐसे बोल देता हूँ. बताओ मुझे क्या रहेगा. ये ऊपर वाला तो स्टैंडर्ड स्टेट हो गया, बट अगर मान लो मैं ये चीज़ों के साथ छिड़खानी करता हूँ, अलग वैल्यू करता हूँ, तो मेरा E कितना रहेगा, देख के बताओ जरा. आया कुछ आंसर? 0.236. देख लेते हैं एक बार. सो इसका रिएक्शन क्या होगा? H2 गैस is giving 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो N का वैल्यू 2 रहेगा और Q का वैल्यू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2. तो अब यहाँ पर E क्या रहेगा? E नॉट माइनस 0.059 बाय N इंटू लॉग Q. ठीक है, Q कितना आ रहा है? ये pH 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर है एंड ये 0.1 है, तो ये कितना आ रहा है? 10 की पावर माइनस 9. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग 10 की पावर माइनस 9. ठीक है, तो ये 10 की पावर माइनस 9, ये माइनस 9 हो जाएगा एंड ये नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन के साथ पॉजिटिव साइन बन जाएगा, है ना. सर वो बाद में लेना है ATM में.
हाँ बोलो। हाँ तो एटीएम में लेना है। हाँ बार और एटीएम में ज्यादा अंतर नहीं आता ना, मतलब 1 बार is equal to, or you can say 1 ATM is equal to 1.01325 बार, ठीक है। तो बहुत ही कम अंतर रहता है, एंड एक्चुअली बार में लेना ज्यादा सही रहता है। बार इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। जब आपको मैंने ऐसे स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बताया था, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, आई थिंक कभी बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में। हम्म, यहाँ पे बताया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। ये देखो, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बताया था। दैट स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब प्रेशर बार में लेना होता है, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में, और सॉलिड या लिक्विड होगा तो प्योर होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली बार में लेना चाहिए हमको, पर क्योंकि बार और एटीएम आसपास ही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर मेरा कितना हो जाएगा, प्लस 0.059 बाई 2 इंटू 9, ठीक है। और इसको भी मैं अप्रोक्सीमेट कर दूंगा, इसको 0.059 को 0.06 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.06 अपॉन 2 यानी कि 0.03 इंटू 9, तो ये 0.27 वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। यही आ रहा था आंसर तुम्हारा। हाँ, अब तक। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है दैट हाफ सेल पे भी हम लोग कैसे नर्स इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये पार्ट था इम्पोर्टेंट, जहां पर हम लोग नर्स इक्वेशन भी देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से अप्लाई करा जाता है। अब इसी में डिफिकल्ट सवाल भी बना दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और उन डिफिकल्ट सवाल में क्या हो जाएगा, अब आपको फिर डिटेल में घुस घुस के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये वाला कराता हूँ मैं एक सवाल, ये डिफिकल्ट तो नहीं है पर अच्छा सवाल है। हम्म, इस सवाल को ट्राई करो, ठीक है। इसमें एक्चुअली ई मिल गया है आपको, और क्यू क्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यू के अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो उससे हम लोग पीएच बता पाएंगे, तो आप कोशिश करो।
हाँ आंसर आया कुछ? इसमें अब सबसे पहला स्टेप लिखना पड़ेगा रिएक्शन का। तो अपन देखेंगे एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, H2 गैस will give 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो Ag plus aqueous plus electron is going to give you Ag। अब इसको ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन मेरा आ जाएगा H2 गैस प्लस 2 Ag plus aqueous is giving 2H plus aqueous plus 2 Ag solid। तो यहाँ से मुझे समझ में आएगा N का वैल्यू 2 है और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा E नॉट कितना रहेगा यहाँ पर, E नॉट सेल विल बी SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो ये प्लस 0 पॉइंट कितना दे रखा है 799 और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो 0 होता है, तो ये मेरा E नॉट सेल भी आ गया। अब मैं नर्स इक्वेशन अप्लाई कर दूंगा, E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय N इंटू लॉग Q। तो ये हो जाएगा 0.799 माइनस 0.059 अपॉन N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू है 3, नहीं सॉरी 2, N का वैल्यू 2 इंटू लॉग। अब यहाँ पर आप देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 1 atm दिया हुआ है और Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1 मोलर। ठीक है। इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको ये ई सेल भी आपको दिया हुआ है ना, कितना वैल्यू दिया हुआ है ई सेल का 1.05। तो इससे आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे वो थोड़ी सी मैथ्स लगेगी। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। 1.05 माइनस 0.799 इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 0.1 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो गया, तो ये 2 और 2 काट दिया। ठीक है, क्योंकि ये 2 बाहर निकल के आएगा तो ये 2 को कैंसिल आउट कर देगा ना, लॉग से जब बाहर निकल के आएगा। ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा 1.05 माइनस 0.799 कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट करोगे 1.05 माइनस 0.799 तो ये हो जाएगा 0.251 अपॉन 0.059। ठीक है, और ये माइनस ऑफ लॉग H प्लस है ना अपॉन 0.1 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ लॉग H प्लस प्लस लॉग 0.1, और ये प्लस लॉग 0.1 को ये माइनस लॉग H प्लस को पीएच लिख सकता हूँ, और लॉग 0.1 कितना हो जाएगा -1। तो इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज कितनी हो जाएगी 0.251 डिवाइडेड बाय 0.059 4.25, ये जो है ये 4.25 है, तो pH आपका आ जाएगा लगभग 5.25। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना अच्छा नहीं है, पर एटलीस्ट आपको एग्जाम में तो क्या अच्छा डेटा मिल जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए, पर अभी आपको तरीका समझ में आना बहुत जरूरी है। तरीका वही है, आप नोटिस करोगे तो ये स्टेप 1 हो गया। ठीक है, रिएक्शंस लिखना, देन ये स्टेप 2 हो गया,
n का और q का वैल्यू निकालना, देन स्टेप 3 हो गया E0 का वैल्यू निकालना, एंड ये स्टेप 4 हो गया, नर्स इक्वेशन अप्लाई कर देना। ठीक है, इसमें मुझे बता सकते हो कहाँ पर अटक रहे होगे, आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है? समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? तास्किन कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि आ रहा है? कुछ तो रिप्लाई करो। ताक्सिन, सॉरी मैं बार बार टास्किन टास्किन करता हूँ तुम्हें। ताक्सिन, सर थोड़ा 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 आ रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है आज का टॉपिक। हाँ। तो इसमें डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है? मेथड समझने में या कैलकुलेशन करने में, या दोनों में? तो वो क्यों क्यों कैसे निकलना उसमें सब? क्यों? अरे रिएक्शन है ना ये। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है ना? हाँ सर। तो ये देखो ना कि प्रोडक्ट की पावर, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो H प्लस की पावर 2 लगा दिया, ठीक है। फिर तो उसमें प्रेशर मतलब प्रेशर से मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन के जगह प्रेशर लगा देकर चलता है क्या? चलता है ना, चलता है एकदम दौड़ता है। मतलब आपने अपने क्लास में QC पढ़ा होगा एंड QP हाँ पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब KC KP पढ़े होंगे ना, याद है? केमिकल इक्विलिब्रियम में हाँ KC KP पढ़े होंगे। तो ये क्या हाँ होते हैं? ये KPC या KCP भी बोल सकते हो। तो जहां पर दोनों तरीके की स्पीशीज होती हैं, एक्वस और गैस, तो वहां पर हमें ये अप्लाई करना होता है। तो जहां पर गैस होगी वहां पर प्रेशर डाल देना, और जहां पर कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां पर मोलारिटी डाल देना, ठीक है। यस सर। ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में नहीं कराए थे, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में KC अलग से कराया था, KP अलग से कराया था, क्योंकि धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं ना। तो यहाँ पर अभी क्या है, KPC या KCP भी बोल सकते हो इसको। इसमें कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर दोनों के दोनों लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, हमने आज कुल 6-7 क्वेश्चन तो कर लिए हैं नर्स इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। हम लोग नर्स इक्वेशन ही सीखे हैं आज सुबह से। एक रिलेशनशिप था और फिर ये नर्स इक्वेशन के ऊपर हमने देखा। तो उसमें ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 5, 6 क्वेश्चन लगभग हमने प्रैक्टिस करे हैं आज, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से आप लोग देखना कि एक ही सेम मेथड फॉलो कर रहा हूँ मैं सब में, ठीक है। बस डेटा कई बार अलग अलग हो जा रहा है। कई बार आपको E0 मिल जाएगा, N मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, E पूछ लेंगे, या फिर E दे देंगे, E0 दे देंगे, N दे देंगे, और आपको Q में से कुछ चीज पूछ लेंगे। तो ये सब जो है ये इसी का एक वेरिएशन हो जाता है बस।
बाकी तरीका एकदम सेम ही है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 फॉलो करोगे तो आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर अब आपको नर्स इक्वेशन का पार्ट समझ में आया है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस और लगेगा, पर आप कर सकते हो आसानी से, इतना दिक्कत नहीं आएगा। मान लो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर ही कराते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, जैसे 14th वाला क्वेश्चन है, नहीं इसमें भी एक्चुअली, ठीक है, इसमें थर्ड वाला पार्ट को अभी छोड़ दो, थर्ड वाला पार्ट नहीं आएगा आपको। ये जो ए लिखा हुआ है ना, ए मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये थर्ड वाला छोड़ दो, ये थर्ड वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना है। अभी पहला और दूसरा ट्राई कर सकते हो। ए इम्प्लाइज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ट्राई करो जरा एक बार, मेरे सामने देखो, ये होने चाहिए, लग रहा है कि होने चाहिए।
आया पहला वाला? 0.78। 0.78 रहेगा। हाँ, देख लेते हैं एक बार क्विकली। सो इसमें एनोड पर Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये देगा, नहीं उल्टा हो जाएगा, सॉरी, Fe solid plus 2 electron, or Fe solid will give you Fe2 plus aqueous plus 2 electron, and cathode पर copper 2 plus aqueous plus 2 electron will give you copper solid। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन बनाऊंगा तो वो रहेगा Fe solid plus copper 2 plus aqueous is going to give you Fe2 plus aqueous plus copper solid। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि N का वैल्यू 2 आ गया और Q का वैल्यू Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, which will be 0.1 upon 0.01, that is 10। तो E will be equal to E naught minus 0.059 by N into log Q। ठीक है, और E naught का वैल्यू क्या हो जाएगा? E naught का वैल्यू रहेगा SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, सो 0.34 माइनस 0.44, ये E naught रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग 10। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। मेरा एक्चुअली एक और लेक्चर है अभी, आई थिंक कुछ जूनियर बैच के स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन करने लग गए हैं, तो वो लोग गलती से फिर इसी में आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, एंड हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसी में सेकंड पार्ट का आंसर भी आप लोग निकालो, ठीक है, होमवर्क में रख लो उसको। फिर इसी के आगे का कंसंट्रेशन सेल वाला पार्ट में अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलो अभी के लिए क्लोज करते हैं। कुछ डाउट वगैरह है इसमें, कुछ अलग से पूछना है आपको? ठीक।